हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण टॉपिक है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। प्रवाहित जल या हिमनद की भांति वायु भी भूपृष्ठ पर अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण का कार्य करती है। नदी की भांति पवन के भी अपरदनात्मक, परिवहनात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्य होते हैं। तो जिस प्रकार से नदी या हिमानी के अंदर भी अपरदन की क्रिया होती है, अपरदन के बाद में जब चट्टान एक का अपरदन, फिर उसके बाद में परिवहन होता है। परिवहन और निक्षेपण का कार्य, यानी कि चट्टानों का एक जगह टूट फूट कर वहां से परिवहन के द्वारा और दूसरे स्थान पर उसका निक्षेपण होता है। और उनसे निर्मित भू आकृतियां उल्लेखनीय भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सबसे पहले अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपरदन किस प्रकार से होता है ये हमें जानना पड़ेगा। पवन द्वारा अपरदन का कार्य तीन रूप में होता है। एक तो अपवहन, जिसको कि इंग्लिश में डिफ्लेशन बोलते हैं, अपघर्षण या एब्रेजन या कोरेजन, और सन्निघर्षण या एट्रीशन। ये तीन जो टर्म्स हैं इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले अपवहन। अपवहन या डिफ्लेशन किसे कहते हैं? अपवहन के अंतर्गत पवन चट्टान चूर्ण उड़ाकर अपरदन कार्य करती है। यांत्रिक अपक्षय के कारण ढीली तथा असंगठित चट्टानों के ढीले कणों को पवन चट्टानों को अलग करके उड़ा ले जाती है, जिसे अपवहन कहते हैं। यानी कि जो चट्टान चूर्ण है, जो अपक्षय के कारण टूट फूट कर बिखर गया है, उसका अपवहन करती है, उसको उड़ाकर ले जाती है। दूसरा है अपघर्षण। जब तीव्र वेग से बहते हुए पवन के साथ रेत या धूल के कण की मात्रा पर्याप्त होती है तो ये पवन के अपरदनात्मक यंत्र हो जाते हैं। इन अपरदनात्मक यंत्रों की सहायता से पवन मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा चिकना करके अपरदित करती है। यानी कि ये जो इसके जो हवा या पवन के साथ में कंकड़ पत्थर मिट्टी बजरी होती है, ये अपरदन का कार्य करते हैं और मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़कर, घिसकर तथा चिकना करके अपरदित करते हैं। पवन का अपघर्षण कार्य पवन के वेग तथा रेत कणों की मात्रा पर आधारित होता है। कैसे चट्टानों का अपघर्षण कितनी गति से होगा, उसके लिए पवन वेग और दूसरा रेत के कण की मात्रा। रेत कण युक्त पवन रेगमाल का कार्य करती है। जिस प्रकार से हम लकड़ी को घिसने के लिए रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से रेत के जो कण हैं वो एक रेगमाल का कार्य करते हैं। तीसरा जो है सन्निघर्षण। तीव्र पवन के साथ उड़ने वाले शैल कण तथा धूल के कण मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को रगड़ने तथा घिसने के अलावा स्वयं आपस में भी टकराकर, रगड़ खाकर टूटते फूटते रहते हैं। जब तीव्र पवन चलती है तो उसके साथ में जो कंकड़ पत्थर वगैरह जो उड़ के जा रहे हैं वो आपस में भी रगड़ खाते हैं और धीरे धीरे महीन होते जाते हैं, टूटते जाते हैं, जो कि सन्निघर्षण के कारण होता है। अधिक रगड़ होने के कारण कण बारीक हो जाते हैं। इस तरह
शैल कणों के आपस में रगड़ खाकर यांत्रिक ढंग से टूटने की क्रिया को सन्निघर्षण कहते हैं। अब सबसे पहले जो अपरदनात्मक स्थलाकृति है उसमें अपवाहन बेसिन, अपवाहन बेसिन या वात गर्त, इससे अपवाहन बेसिन से या वात गर्त से ही आपको अंदाजा होगा कि जब ये धरातल है, अब यहाँ से जो पवन चल रही है तो ये इसके साथ में कंकड़ पत्थर वगैरह है, तो इस धरातल को धीरे से इस प्रकार से स्लोप कर दे जहाँ पर नरम चट्टान है। ये जो यहाँ के इसको इस वाली मिट्टी को उड़ा के ले जाएगी और ये एक गर्त के रूप में बन जाएगा जिसको कि वात गर्त बोलते हैं। या इंग्लिश में ब्लो आउट। अल्प वृष्टि के शुष्क एवं रेतीले मरुस्थलीय प्रदेशों में पवन सतह के ऊपर असंगठित तथा कोमल शैल को अपने अपवाहन या उड़ाव की क्रिया से प्रभावित करके उनके ढीले कणों को उड़ाकर ले जाती है, जिस कारण अनेक छोटे छोटे गर्तों का विकास होता है। स्नेह स्नेह इन गर्तों का आकार तथा गहराई दोनों बढ़ती जाती है। इन्हें अपवाहन बेसिन कहते हैं। चूंकि इन गर्तों का निर्माण पवन द्वारा होता है, अतः इन्हें पवन गर्त या वात गर्त भी कहते हैं। तो ये जो पवन गर्त में मैंने इसका उदाहरण दे दिया था। इसके बाद में दूसरा है इंसेलबर्ग। मरुस्थलों में शैलों के अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल शैल आसानी से कट जाती है, परंतु कठोर शैल के अवशेष भाग ऊंचे उठे टीलों के रूप में बच जाते हैं। इस तरह के टीलों या टापुओं को इंसेलबर्ग कहा जाता है। इंसेलबर्ग प्राय गुंबदाकार हुआ करते हैं। इनका ढाल तीव्र तथा इनके आधार पर मिट्टी आदि का निक्षेप मिलता है। तो ये जो इंसेलबर्ग है ये गुंबद के आकार के होते हैं और ये इस प्रकार से ये जो कठोर चट्टान है, ये देखिए, ये जो कठोर चट्टान है ये एक गुंबद के आकार में खड़े हुए रहते हैं और नरम चट्टान का अपर्दन हो जाता है, इनके बीच का स्थान खाली हो जाता है, तो ये इंसेलबर्ग बन जाते हैं। ये यहाँ की नरम जो चट्टान है इसका अपर्दन हो गया और बीच बीच में ऊंचे उठे टीले के रूप में ये भाग बच जाते हैं, जिनको कि इंसेलबर्ग कहते हैं। इसके बाद में छत्रक शिला जो है, यानी छतरी नुमा या मशरूम रॉक बोलते हैं इसको, छत्रक शिला मरुस्थली भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है, तो उस पर पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। पवन द्वारा चट्टान के निचले भाग में अत्यधिक अपघर्षण द्वारा उसका आधार कटने लगता है, जबकि उसका ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। जब पवन कई दिशाओं से चलती है तो चट्टान का निचला भाग चारों तरफ से अत्यधिक कट जाने के कारण पतला हो जाता है, जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहने के कारण अधिक विस्तृत रहता है। इस तरह एक छतरी नुमा स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। इन्हें सहारा के रेगिस्तान में गारा कहा जाता है तथा जर्मनी में इसे पिट्जफेल्सन के नाम से जाना जाता है। ये आकृति इस प्रकार की छतरी नुमा बन जाती है। ये जो नीचे क्योंकि ये धरातल के ऊपर है, तो यहाँ पर अपघर्षण के द्वारा
कटाव या अपर्दन ज़्यादा होगा तो नीचे का हिस्सा तो बिल्कुल पतला और ऊपर ये चट्टान इस प्रकार से बड़े रूप में, ये इसको मशरूम रॉक भी कहते हैं या छत्रक शिला छतरी नुमा होती है इस वजह से। इसके बाद में चौथा है भूस्तंभ डिमोसिल्स। ये जो भूस्तंभ है ये भी इसी प्रकार से होती है शुष्क प्रदेश में, जहां पर असंगठित तथा कोमल शैल के ऊपर, क्या है, असंगठित तथा कोमल शैल के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी शैल का आवरण होता है। वहां पर इस आवरण के नीचे की कोमल शैल का अपर्दन नहीं हो पाता। फिर से देखिए, शुष्क प्रदेश में जहां पर असंगठित तथा कोमल शैल के ऊपर कठोर तथा प्रतिरोधी शैल का आवरण होता है, वहां पर इस आवरण के कारण नीचे की जो कोमल शैल का अपर्दन नहीं हो पाता, क्योंकि ऊपरी कठोर शैल के आवरण से निचली कोमल शैल को संरक्षण प्राप्त होता है। परंतु समीपी कोमल चट्टान का अपर्दन होता रहता है, जिस कारण अगल बगल की शैल कटकर हट जाती है और कठोर शैल के आवरण वाला भाग एक स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम भूस्तंभ या डिमोसिल्स कहते हैं। ये भूस्तंभ की आकृति इस प्रकार की है। ये ऊपर जो है ये कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान है तो इसका अपर्दन नहीं हुआ, ये कठोर चट्टान है, इसका अपर्दन नहीं हुआ। और इसके नीचे नरम चट्टान है, ये नरम चट्टान है। तो नरम चट्टान का संरक्षण ऊपर वाली चट्टान ने दे रखा है। ऊपर जो कठोर चट्टान है इसकी वजह से नीचे वाली चट्टान का अपर्दन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो ऊपर, ये देखिए, ये मैंने सब में बना रखा है, ये ऊपर की जो कठोर चट्टान है, कठोर चट्टान के नीचे नरम चट्टान है और नीचे वाली नरम चट्टान को ऊपर वाली कठोर चट्टान ने इसको संरक्षण दे रखा है। और इस प्रकार से ये स्तंभ के रूप में रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर ऊपर का भाग में कठोर चट्टान और नीचे नरम चट्टान को ऊपर की कठोर चट्टान ने संरक्षण प्रदान कर रखा है। तो ये इसको हम भूस्तंभ कहते हैं। ये आकृति जहाँ भी डायग्राम की जरूरत हो, चाहे आप पेन से बना दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको डायग्राम जरूर बनाना है। इसके बाद में पांचवा है जुजेन। मरुस्थली भाग में यदि कठोर तथा कोमल शैलों की परतें ऊपर नीचे एक दूसरे के समानांतर रूप में क्षैतिज दिशा में होती हैं, तो अपक्षय तथा वायु द्वारा अपर्दन के कारण विचित्र प्रकार का स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, जो एक ढक्कनदार शाही की जो दवात होती है उसके समान होता है। अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। ऐसे स्थल रूपों को जुजेन कहते हैं। ये मैंने आकृति डायग्राम के द्वारा बताई है। ये शाही की दवात की आकृति बन जाती है। ये इस प्रकार से, जैसे ये है यूं आकृति, इस प्रकार की आकृति बन जाती है। यानी कि ये जो डायग्राम में दे रखा है, ये वाली ऊपर वाली कठोर चट्टान है, ये वाली, ये नरम चट्टान है। तो फिर उसके बाद कठोर आ गई, फिर नरम और कठोर। तो जब हवा चलती है तो ये जो ऊपर की कठोर चट्टान के अंदर बहुत कम अपर्दन होता है, जो मिट्टी के बारीक कण है वो निकल जाते हैं। और फिर जब हवा अंदर ये जो नरम चट्टान को टकराती है तो यहाँ पर चौड़ा छेद कर देती है और ये शाही की दवात की आकृति बन जाती है। और इसी प्रकार से जब फिर और नीचे जब पवन का कार्य होता है तो यहाँ पर फिर चट्टान कठोर आ गई तो फिर इस प्रकार से हो जाएगा और फिर नरम चट्टान पे एक चौड़ी दवात के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार की आकृति, इसको हम इस प्रकार की आकृति के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसको कि हम इसको जुजेन
आकृति है ये। इस प्रकार की आकृति भी बना सकते हो आसानी से। ये शाही की दवात की तरह दिखाई देने वाली आकृति है। इसमें क्षैतिज रूप में कठोर चट्टान, नरम चट्टान और कठोर चट्टान का बिछी होती है। तो कठोर चट्टान की वजह से ऊपर का भाग जो है वो उसका अपर्दन कम होता है, नीचे के भाग में जो कि कोमल चट्टान है वहाँ पर अपर्दन अधिक होता है। इसके बाद में यार्डंग जो है, यार्डंग की रचना जुजेन के विपरीत होती है। जब कोमल तथा कठोर चट्टान के स्तर लंबवत दिशा में मिलते हैं, यहाँ पर क्षैतिज दिशा में थे, अब लंबवत दिशा में मिलते हैं, तो पवन कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम शैल को शीघ्र अपर्दित करके उड़ा ले जाती है। इस प्रकार कोमल शैल के अपर्दित होकर उड़ जाने के कारण कठोर चट्टान के भाग खड़े रह जाते हैं। इन्हें यार्डंग कहते हैं। ये देखिए यार्डंग इस प्रकार की आकृति है। ये इसमें वो तो क्षैतिज रूप में थे, ये लंबवत रूप में कठोर चट्टान, नरम चट्टान, कठोर चट्टान, नरम चट्टान, कठोर, नरम और इस प्रकार से। तो ये जो आकृति बन गई ये कैसी बनती, तो वैसी है। जब इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब इसको बारीकी से देखोगे, चट्टान की संरचना को देखोगे, तो यहाँ पर ये कठोर चट्टान है ये वाली, यहाँ पर ये नरम चट्टान है, यहाँ फिर कठोर चट्टान आ गई ये वाली। इस प्रकार से ये आकृति बन जाती है। तो इस प्रकार से ये जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों में यार्डंग तक का मैंने स्थलाकृतियाँ बताई हैं, इसके आगे का कंटिन्यूशन पार्ट 2 के अंदर करेंगे। अभी ये वाला लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।